के पृष्ठ पर किसी भी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर लगने वाला अभिलंबवत बल उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। ये कोई द्रव का पृष्ठ है, इस पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है और उस रेखा की लंबाई कितनी है L, और उसके जो फोर्सेस लग रहे हैं फोर्स कितना लगा है L, लंबाई कितनी है L। द्रव पर रेखा नहीं खींचा सकता, लेकिन एक कल्पना किया जा रहा है। तो पृष्ठ तनाव होगा T बराबर F/L, एकांक लंबाई पे लगने वाला है। जो मात्रक बनता है वो बल बटे लंबाई है, तो न्यूटन बटे मीटर। विमा देखो जो बनता जाएगा T/2, तो जब घट जाएगा तो यह T/2 प्रत्येक द्रव अपने बाह्य पृष्ठ को पृष्ठ तनाव के कारण कम से कम रखना चाहता है। पृष्ठ तनाव के कारण कम से कम रखना चाहता है। इसलिए द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती हैं। द्रव की छोटी बूंदें क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं। अगला रीडिंग है इसी तरह कोई भी लिक्विड जो होती है वो सिकुड़ना चाहती है। किसकी वजह से? अपने पृष्ठ तनाव की वजह से। जैसे आपने देखा होगा एक शहद का ऐसे बूंद गिरा लो और एक पानी का बूंद ज्यादा फैल जाएगा, क्योंकि शहद का बूंद ज्यादा सिकुड़ा रहेगा, क्योंकि शहद में पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। अब हर छोटी बूंदें अपना पृष्ठ तनाव ज्यादा रखने की वजह से सिकोड़ देती है, सिकोड़ेंगी तो कौन से आकार में चली जाएंगी? इसीलिए जो हमारे छींटे होते हैं, मतलब छीसी जिसको कहते हो, या जो ड्रॉप्स होते हैं, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, गोलाकार होते हैं। अगला द्रव के पृष्ठ द्रव के पृष्ठ को बढ़ाने में किया गया कार्य। द्रव के पृष्ठ में बढ़ाने में किया गया कार्य। मान लीजिए एक छल्ला है और ये मूवेबल वायर्स लगा हुआ है, जिसके अंदर हमने क्या बना लिया? फिल्म। अक्सर आपने फिल्म में देखा होगा, हाथ होते हैं वो बनाते हैं ना, झाग ले लोगे
जैसे साबुन का झाग यहाँ पे रखा हो, हाथ डाल दो, हाथ डाल के ऐसे निकालो तो क्या फिल्म तैयार हो जाएगा। लेकिन बड़ा करोगे टूट जाएगा, लेकिन छोटा पे बन जाता है। अब छोटा पे जब बन जाता है, अब मान लीजिए इतना बड़ा बना लिए, इसको हाथ बढ़ाओ तो बढ़ता है कि नहीं, फिर बाद में टूटता है। तो जब वो बढ़ता है तो उसमें कितना कार्य करना पड़ता है, वर्क डन क्या आते हैं। मान लीजिए आपने एक तार लिया था, इस तार में एक तार ऐसे सटा हुआ है और ये इसको आगे पीछे कर सकते हो यहाँ से, और इसको ले जाके ऐसे झाग में डुबो के ले आए और एक फिल्म तैयार हो चुका है दरों का, तो खींच रहे हो, खींच के तुम यहाँ पहुँचा दिए, यहाँ से खींच के कहाँ पहुँचा दिए, यहाँ पे इसको नीचे हो और खींच के कहाँ चलाया है, ये इस पर हमने कुछ बल लगाया होगा, बल लगा के खींचा होगा, तो ये जो फिल्म यहाँ था वो कहाँ चला है, यहाँ, और फिल्म इतना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया है। ये जो फिल्म बढ़ा है इसमें तुमने कितना कार्य किया, तो हम एरिया निकालते हैं क्या, एरिया डेल्टा ए कितना है, डेल्टा ए कितना, और इसका पृष्ठ तनाव कितना रहा है। तो मान लो इस तरह का पृष्ठ तनाव कितना रहा है P, तो जो हमारा वर्क डन होता है तो कितना होता है जी, आपको पता होगा कि T को जो होता है पृष्ठ तनाव गुणे चेंज इन एरिया, लेकिन 2 टाइम, क्यों, क्योंकि जब खींचे होंगे तो आगे की एरिया उसके जस्ट पीछे की एरिया, दो पृष्ठों की बड़ी होगी तो 2 डेल्टा ए लेते हैं, या 2 बना दिए, डेल्टा ए, डेल्टा ए का मतलब क्या, एरिया में जो वृद्धि हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, तो W बराबर क्या आ जाएगा 2P डेल्टा। जहां करके लिख देना W क्या है, किया गया कार्य, ठीक है, द्रव का पृष्ठ तनाव, और डेल्टा ए क्या है, क्षेत्रफल में वृद्धि, परिवर्तन। आपको सोचे होंगे सर डेल्टा ए बढ़ा है तो 2 बात को लिया गया है, क्योंकि जब किसी को खींचोगे तो उसके कितने पृष्ठ बढ़ेंगे, 2, एक ठो आगे वाला पृष्ठ, एक ठो, क्योंकि आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो ये हमारा हाथ है, कोई खींचा तो हाई वाला पृष्ठ बढ़ेगा कि नहीं, और ये धैर्य वाला, तो ये साथों साथ 2 बढ़ रहा है ना, इसीलिए हमारा डबल एरिया लेना पड़ता है। चलिए, तो इस फार्मूले से हम कार्य निकाल पाओगे, जिसका फार्मूला यूज करके हम लोग कार्य को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्पर्श कोण, स्पर्श कोण बताएंगे जब किसी ठोस पदार्थ डाले जाते हैं, तो ठोस व द्रव के स्पर्श बिंदु पर पृष्ठ वक्राकार हो जाता है। द्रव व ठोस के स्पर्श बिंदु पर, द्रव व ठोस के स्पर्श बिंदु पर द्रव का पृष्ठ वक्राकार हो जाता है। स्पर्श बिंदु पर, आगे लिखेंगे स्पर्श बिंदु पर द्रव के पृष्ठ पर खींची हुई स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु पर द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस के पृष्ठ पर खींची गई द्रव के अंदर स्पर्श रेखा के बीच के कोण को द्रव के अंदर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम जल को भर दें एक बर्तन में तो इसका ऊपर वाला तल लगभग समतल रहेगा कि नहीं? बीकर में अगर भरा जाए पानी को तो इसका जो ऊपर वाला तल है बीच में वो कैसा होगा? समतल होगा। लेकिन अगर इसमें हम कोई रॉड डाल दें या कोई केस नली डाल दें, मतलब कोई भी ठोस पदार्थ डाल दें, तो जैसे डालोगे तैसे यहाँ सीधा नहीं रहेगा, ये ऐसे घूम जाता है, ये ऐसे हो जाता है। और यहाँ भी सटाना तो थोड़ा सा उठेगा कि नहीं? मतलब जैसे उंगली डालते हो ना, पानी वहां पे कर्वदार हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे जहां पे स्पर्श किया है कौन? ये द्रव और ये ठोस और द्रव जहां पे टच करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। और स्पर्श बिंदु पे एक द्रव खींचा है तो द्रव पे खींची गई स्पर्श रेखा इधर जाएगी कि नहीं? कोई भी ऐसे वक्र हो, जब पृष्ठ ऐसे वक्राकार रहे तो इस वक्राकार पे स्पर्श रेखा कैसे खींचोगे? और उसी बिंदु पे इस ठोस पर स्पर्श रेखा, लेकिन द्रव के बाहर नहीं, द्रव के अंदर, ये स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? स्पर्श कोण। कोई जरूरी नहीं कि सब में ऊपर ही उठता है, किसी में नीचे भी गिरता है, उसको भी बना देते हैं। जैसे आप देखोगे कुछ आपके ऐसे द्रव जो बीकर में डाल दोगे कैसे होंगे? एकदम समतल रहेंगे। लेकिन जैसे उसमें कोई पदार्थ के क्षण या प्रकनली या कोई केस नली डालते हो तो तुरंत यहाँ केस नली डालने पर उनके पृष्ठ कैसे हो जाएंगे? वक्राकार। वक्राकार कैसे होते? ध्यान से देखना, ऐसे इधर इस टाइप के मुड़ते हैं। ये घुमाएंगे नहीं, समझ पाए कैसा घुमावदार है? मतलब इसमें नीचे की तरफ झुक गया है, इस तरह का। अब इसमें हम क्या करेंगे? स्पर्श बिंदु कहाँ आएगा? यही आएगा। पृष्ठ पे स्पर्श रेखा इधर जाएगा कि नहीं? ऐसे ये रहा आपका पृष्ठ, और इसके अंदर एक बनेगा स्पर्श रेखा। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो क्या बनेगा? तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? स्पर्श कोण 90 से कम है ना, न्यू कोण स्पर्श कोण बनेगा। और इसमें क्या बोलेंगे? 90 से ज्यादा का अधिक कोण होगा। कौन बनाता है अधिक कोण? कांच की प्रश्नली रहे तो अगर एक पारा भरोगे, क्या चीज भरोगे? पारा। तो पारा ग्लास के साथ अधिक कोण बनाता है, जबकि ये जल को भरोगे तो न्यून कोण टाइप का बनेगा। और जल में जब डालोगे कोई प्रश्नली तो इस तरह का उठेगा, और जब पारे में कोई चीज डालोगे तो इस तरह का उठेगा। और इससे हम लोग गेस कर लेते हैं कि वो प्रश्नली के ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मतलब गिरेगा कि ऊपर। ये दोनों चीजें आप बना सकते हो। एग्जाम में कई बार इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया कि कांच के साथ कौन
स्पर्श कोण कम बनाता है और ज़्यादा बनाता है, तो जल 90 से कम बनाता है न्यून कोण, और वो बनाता है अधिक कोण। दोनों के पृष्ठ का नाम जानता हो जो जल वाला पृष्ठ कैसा है? अवतलाकार, गड्ढा टाइप है ना, तो इसका कैसा है? उत्तलाकार। अवतल उत्तल पड़े हो लेंस दर्पण में, उत्तल मतलब क्या होता है? उभरा हुआ, और अवतल का मतलब धंसा हुआ, मतलब गुफा के जैसा। तो इसमें किसका पृष्ठ अवतलाकार है? जल और कांच वाले में, मतलब जल और कांच की जहाँ पे डाली गई है वहाँ पृष्ठ ऐसे गड्ढा टाइप बना है, तो वो अवतलाकार पृष्ठ बनाया है। जबकि यहाँ पे कौन पृष्ठ बनाया है? उत्तलाकार, उभरा हुआ। जिसको फील्ड में साथ में चीजों को बता सकता है। अगला केस नली, वह केस का जो साथ डालोगे कैपिलरिटी और कैपिलरी ट्यूब, केस नली व केस कातो, केस केसिका लिख के आधा तावा लिख दोगे, केस कातो लिख देगा। आप लोगों की पढ़ाई हो गई चलो ना, यही पढ़ाई कैसा केस नली, आप लोगों को केसी नली का पर एक मात्रा, बड़ा सा पे छोटी मात्रा, नाला पर बड़ी मात्रा, केस का बताएंगे। केस मतलब क्या होता है? बाल होता है। नली मतलब पाइप, मतलब जो जिसकी त्रिज्या बहुत छोटी हो, मतलब बहुत पतला नली हो, जैसे आपकी रिफिल आती है, जैसे आपकी सिरिंजी वाली सुई आती है, पतला नली होता ना, मतलब पतले नली को हम लोग क्या बोलते हैं? केस नली। हिंदी से ही आगे जाओगे, मतलब जो बाल इतना पतला हो, वैसे बाल तो बहुत पतला हो जाएगा, उतना पतला नहीं बन पाता है, थोड़ा मोटा ही रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग पतला ही कहते हैं। जैसे आपने इंजेक्शन वाली सिरिंज को देखा होगा, उसकी जो पाइप होती है वो बहुत पतली होती है, तो उतने पतले नली को लोग क्या बोलते हैं? केस नली बोलते हैं। अब लिखेंगे वह नली जिसकी त्रिज्या या व्यास भी लिख सकते हो, जिसकी व्यास को या त्रिज्या को अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, केस नली कहलाता है। लाइन छोड़ दीजिए। जब किसी केस नली को द्रव में डुबाया जाता है, जब किसी खुले केस नली को, खुले का मतलब कोई सिराबंद नहीं होना चाहिए, खुले केस नली को द्रव में डुबाया जाता है, तो द्रव उसमें ऊपर चढ़ने लगता है, तो द्रव उसमें ऊपर चढ़ने लगता है, मतलब उसमें पानी ऊपर जाने लगेगा या लिक्विड ऊपर जाने लगेगा। द्रव के चढ़ने की इस घटना को, द्रव के चढ़ने की इस घटना को केशकात्व कहते हैं, केशकात्व कहते हैं। ध्यान से देखना, हम लोग के पास जब कोई लिक्विड्स होती है और उसे अगर हम बीकर में लेंगे, हो सकता है ये जल हो सकता है ये पारा हो, या अन्य कोई द्रव जैसे अल्कोहल, बेंजीन, ईथर हो सकते हैं, तो जो भी हो सकते हैं। और ये सपोज लेते हैं हम क्या ले रहे हैं? जल। सबसे पहले क्या ले रहे हैं? जल। अगर इसमें हम केस नली डालें, केस नली क्या होती है? वह नली जो बहुत पतली हो, मतलब बाल इतना पतला नहीं हो पाएगा, लेकिन ये भी पतला हो। पतला नली तो है, लेकिन हम पतला बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा क्या बना रहे हैं? मोटा बना रहे हैं, लेकिन ये जाने में बहुत पतला नली है, जैसे रिफिल आता है।
और जब रिफिल को डालोगे ना, पानी में डालोगे केस नली को, मान लो तो केस नली का दोनों सिरा क्या होना चाहिए, खुला, इधर भी खुला हो और इधर भी खुला। जैसे पाइप देखो, रिफिल का दोनों हिस्सा काट दो तो इधर उधर दोनों साइड खुला रहता है, चाहे इधर से कुछ उधर से। इसको जब डालोगे तो इसमें जल क्या होने लगेगा, ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन किस लेवल में, ऐसे वक्र बनाएगा ना, ऐसे घुमावदार रहेगा कि नहीं ऐसे। ये जानते हो ना कि जल वाला पृष्ठ ऐसा होता है, कांच की है ये, और कांच के साथ इसका न्यून कोण बनता है इस टाइप का। न्यून कोण का मतलब अवतलाकार पृष्ठ बनता है, 90 अंश से कम का कोण स्पर्श कोण बनता है। तो जो लोग यहाँ पे 90 अंश से कम कोण बनाते हैं, अर्थात जिसका स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, वो केस नली में क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन उल्टा जिसका अधिक कोण होता है वो केस नली में नीचे गिरेंगे बढ़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे तुमने पारा भर लिया, पारा को देखो कि नहीं, अगर आप थर्मामीटर में देखे होंगे जो नेचुरल पहले वाला आता था, और या फिर आप बैरोमीटर देखे होंगे, या जिसे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उसमें देखे होंगे पारे को ऊपर नीचे चढ़ते हुए। अगर हम पारे में कोई केस नली डालते हैं और वो भी खुली केस नली, तो इसमें पृष्ठ क्या होगा, नीचे गिरेगा। लेकिन कौन वाला रहेगा, उत्तर पृष्ठ। समझ पाए कि नहीं चीजों को। मतलब क्या बता रहा है कि जब जब आपकी न्यून कोण 90 से कम होगा, जैसे पानी 90 से कम बनाता है, तो उसमें केस नली डालने पर फिर पानी क्या द्रव क्या होता है, ऊपर उठता है, मतलब उसमें ऊपर जाता है। जबकि अगर कोई 90 से ज्यादा वाला, अधिक कोण वाला, स्पर्श कोण वाला आपके पास द्रव है, तो केस नली डालोगे तो क्या होगा, वो अपने लेवल से क्या हो जाएगा, नीचे, मतलब नली में नीचे चला जाएगा, और इसमें ऊपर उठता है। तो कई बार एग्जाम में आया कि कौन ऊपर उठता है और कौन नीचे गिरता है। तो हम एग्जाम्पल में जानते हैं कि जो हमारा जल होता है वो केस नली में ऊपर उठता है, जबकि जो पारा होता है वो नीचे गिरता है। क्यों ऐसा होता है, स्पर्श कोण के कारण। जिसका स्पर्श कोण न्यून कोण होगा वो केस नली के ऊपर चढ़ेगा, और जिसका अधिक कोण होगा वो नीचे गिरेगा। और ये ऊपर चढ़ना या नीचे गिरने की जो घटना है, इसी को हम क्या कहते हैं, केस काट। और उस नली को क्या करते हैं, केस नली, माने बहुत पतली नली। नीचे नंबर 1 लिख दे। जब द्रव का स्पर्श कोण न्यून कोण होता है तो वह केस नली में, जब द्रव का स्पर्श कोण न्यून कोण होता है तो वह नली में, केस नली में ऊपर चढ़ता है। जैसे कांच व जल के बीच, कांच और जल के बीच जो स्पर्श कोण है वो क्या है, कोण। इसलिए अगर कांच की परख नली डालोगे, सॉरी केस नली डालोगे, तो पानी उसके ऊपर उठ जाएगा। दूसरा लाइन, वही बात दूसरी वर्ड में बताऊं। जब द्रव का स्पर्श कोण अधिक कोण होता है तो केस नली में द्रव केस नली में नीचे गिरता है, या द्रव का तल नीचे गिर जाता है। जब द्रव का स्पर्श कोण अधिक कोण होता है तो केस नली में द्रव नीचे चला आता है या नीचे गिर जाता है। जैसे कांच व पारा के बीच, पारा में अगर कांच की नली को डाला जाए तो पारा नीचे चला जाएगा अपने लेवल से, और जितने पतला नली लोगे उतने ज्यादा ऊपर नीचे होता है, मोटा लोगे तो उतना ज्यादा नहीं होगा, जाने नहीं पाओगे। तीसरा लाइन लेंगे, जब स्पर्श कोण
90 डिग्री, जब द्रव का स्पर्श कोण लिखना, चाहे खाली स्पर्श कोण लिख दो, द्रव का ही रहता है। जब द्रव का स्पर्श कोण 90 डिग्री ब्रैकेट में समकोण होता है, 90 डिग्री अब ब्रैकेट में से हम समकोण राइट एंगल कहते हैं होता है, तो द्रव का तल समतल रहता है। मतलब ना ऊपर जाएगा और ना नीचे आएगा। जैसे चांदी और जल के बीच, चांदी के बर्तन में अगर जल को भर दिया जाए तो वहाँ न्यून कोण भी नहीं बनेगा और सम कोण भी नहीं बनेगा, मतलब एकदम बराबर रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन ऐसे पदार्थ है जिसके बर्तन में अगर जल को भरा जाए तो जल का तल ना तो अवतलाकार होगा और ना उत्तलाकार होगा, और समतल रहेगा, एकदम बराबर रहेगा, तो चांदी है। क्लैडिंग, बुलबुलों में अधिक दाब, बुलबुले में अधिक दाब, एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बबल्स अधिक दाब, एक्सटर्नल प्रेशर। आपको पता होगा बुलबुले के केस में हमारे 3 सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। एक, वायु में जल की बूंद, ये पूरा बाहर क्या है, हवा, बाहर पूरा क्या है, वायु, और वायु में ये पूरा वायु है, और वायु में आपके पास एक क्या है, ड्रॉप्स, अंदर क्या भरा हुआ है, इसको जल का छींटा आप कहते हो, ड्रॉप्स कहते हो। अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इसके अंदर एक एक्सटर्नल प्रेशर होगा कि नहीं, जो प्रेशर होता ना तो फुलाता कौन से, जैसे गुब्बारा देखो ना, तो गुब्बारा में अंदर ज्यादा प्रेशर होता है तभी वो गोल का उल्टा है, प्रेशर निकाल दो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। अब बताओ ये ऊपर अगर फैला हुआ तो इधर एक्सटर्नल प्रेशर कुछ होगा कि नहीं होगा, वो अंदर प्रेशर और बाहर प्रेशर में ज्यादा प्रेशर किसका है, अंदर का कि बाहर का, बाहर का ज्यादा होता तो ये सिकोड़ देता। आपको ये पढ़नी है आपके पास, इधर से प्रेशर लगाओगे तब इधर दबेगा, और इधर से प्रेशर लगाओगे तब। अब बताओ इसमें अंदर प्रेशर ज्यादा है कि बाहर, अरे अंदर नहीं होता तो ये कैसे फैलाता उसको, तब इधर से भी दबता, मतलब अंदर का दाब ज्यादा होता है। और वो कितना होता है, अगर इसका पृष्ठ तनाव जल का टी है तो 2t बाई क्या लिखेंगे, आर उसका क्या है, त्रिज्या, टी क्या है, पृष्ठ तनाव, और आर क्या है, तो किसी भी जल की बूंद के अंदर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है यहाँ से निकालोगे। दूसरा, जल में वायु का बुलबुला, ध्यान देखो ये एक अलग चीज है। इस बार आपके पास एक टंकी है जिसमें क्या भरा हुआ है, जल, ये पानी ऑलरेडी भरा है, चारों तरफ जल भरा हुआ है, और इसमें एक अंदर क्या आ गया है, वायु का बुलबुला, अंदर क्या भरा है, इसके अंदर एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा कि नहीं, वहां भी P बराबर क्या लगाया जाएगा, P क्या है, पृष्ठ तनाव यहाँ वाला, और इसमें पृष्ठ तनाव अंदर है, T है पृष्ठ तनाव, उस द्रव का पृष्ठ तनाव, और R क्या है, त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, बबल्स की, तो आप अंदर की जान जाओगे। लेकिन जो तीसरा सिचुएशन होता है साबुन का बुलबुला, तीसरा इधर बना देंगे दोहरा, साबुन का बुलबुला, ये कैसा होता है, इसमें अंदर भी हवा होता हो
बाहर भी, और बाहर भी हवा होता है। बुलबुला का एक पृष्ठ होता है और द्रव का एक पृष्ठ, और अंदर भी क्या होता है, वायु। तो बाहर भी वायु, अंदर भी वायु। बुलबुला एक समय में मेले में देखे होंगे, बच्चे उड़ाते हैं, उसमें बाहर भी हवा है और अंदर भी हवा है। बस एक खाली पृष्ठ होता है आपके पास द्रव का, जो बुलबुला का शेप लिया होता है। इसके अंदर एक्सटर्नल प्रेशर होगा कि नहीं? तो यहाँ पी बराबर क्या होगा, जहाँ टी क्या है, पृष्ठ तनाव उस द्रव का जिससे बुलबुला बनाया गया है। और क्या है, गोले का त्रिज्या का, गोले का त्रिज्या। मान में अपना दो जगह तो टूटी हुई आ है, जब पानी में गैस का बुलबुला हो या हवा में पानी का बूंद हो। लेकिन जब साबुन का बुलबुला होगा भैया, तो बाहर भी हवा अंदर भी हवा, इसलिए डबल। तो ये रहा आपका बुलबुला, किसी से बनाया गया होगा। और अगला है पृष्ठ तनाव का दैनिक जीवन में उपयोग। हम देखना चाहते हैं कि हम लोग की जिंदगी में इसकी क्या उपयोगिता रही है, कहाँ कहाँ पे ये इंटरफेयर कर रहा है। पहला, गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होते हैं। गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होते हैं। दूसरा, जल के अपेक्षा उनकी बूंदों से अधिक ठंड महसूस होती है। उनकी बूंदों से अधिक ठंडक महसूस होती है। तिनका या मच्छर आसानी से जल के पृष्ठ पर रुक सकते हैं। फाउंटेन पेन पृष्ठ तनाव के कारण ही कार्य करता है। ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी कपड़े को अधिक साफ करते हैं।
नम युक्त जमीन, कैसा नम युक्त या नमी युक्त जमीन की जुताई कर देने पर खेत में नमी देर तक बनी रहती है, खेत में नमी देर तक बनी रहती है। तौलिए के एक सिरे को जल में डुबा देने पर धीरे धीरे पूरा तौलिया भीग जाता है। लैंप में पृष्ठ तनाव के कारण ही मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है। तो एक एक समझ लो, फिर इसके बाद में पहला क्या बोले, आपको पता होगा कि हम लोग के जो सूप्स होते हैं, जिसको हम लोग देहात में जूस या पना या ग्रेवी कहते हैं, सब्जी का क्या करते हैं, पना गांव में कहते हैं ना, या ग्रेवी जूस सूप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें गर्म चीज़ों पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसका वजह ये होता है कि गर्म चीज़ों का पृष्ठ तनाव कम होता है तो हमारे पूरे जीवों पे फैल जाता है, जबकि ठंडे चीज़ों का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, इसलिए वो पूरे जीवों पे नहीं फैल पाता। और आपको पता है कि हमारी जीभ भी टेस्ट को पाती है, तो जीभ पे जितना ज़्यादा भाग फैलेगा उतने ज़्यादा टेस्ट मिलेगा। गर्म चीज़ का पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से वो जीभ पे ज़्यादा फैलता है, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। ठंडा हो जाने के बाद में वो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जिससे वो ज़्यादा पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा तो ज़्यादा फैलेगा नहीं फैलेगा। और शहद जैसा हो जाएगा तो ज़्यादा जमा जमा लगेगा, और जब गिल्ला रहेगा तो ज़्यादा फैल जाएगा, जैसे पानी जैसा रहेगा। तो पृष्ठ तनाव जब कम होता है तो जीभ पे ज़्यादा फैलने की वजह से टेस्टी लगता है, और जब वही चीज़ ठंडा हो जाता है तो हमें उतना टेस्टी नहीं लगता। इसका वजह पृष्ठ तनाव है, क्योंकि गर्म चीज़ों का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो जीभ पे भरपूर मात्रा में या हर जगहों पे फैलता है, तो हमें अच्छा टेस्ट मिलता है। दूसरा, हाँ, आपने देखा होगा अगर हमारे ऊपर जल फेंका जाए या जल की छींटे मारे जाए तो जो छींटा मारा जाएगा उससे ज्यादा ठंडा महसूस लगेगा। इसका वजह होता है पृष्ठ तनाव, क्योंकि जब जल बड़े बूंदों में होता है तो उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा भरी रहती है, लेकिन जब वो अपने आप को छोटे बूंदों में तोड़ता है तो उसकी पूरी ऊर्जा कार्य करने में लग जाती है। और जब किसी की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो ठंडा हो जाएगा एकदम, मतलब ऊर्जा की वजह से ही गर्म होते हैं। तो जब कोई बूंद होता है, बूंद हमारे ऊपर बड़ा सा पानी का गोला फेंक दिया जाए, मतलब एक लोटा फेंक दिया जाए तो हमें कम ठंड लगेगा, लेकिन अगर उसे छींटा बना के मारा जाए तो हमें ज़्यादा ठंडा लगेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा उसके छींटे बनाने में खर्च हो जाती है, जिससे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आपको ठंडा महसूस लगेगा। तो जब कोई आपके ऊपर छींटे मारते हैं, जैसे कि सेविंग मशीन वालों को देखे होंगे खिच खिच कर, तो यहाँ लगाते नहीं हो तो शादी उदी होता है तब फंक्शन में, हाँ हाँ फुवारे फाउंटेन जो होते हैं, तो उसमें भी देखोगे बहुत ठंडा महसूस होता है। कूलर वाली जानते हो पानी से ठंडा क्यों लगता है, उसी की वजह से, तो उसमें से छींटे आते हैं पानी के, तो वो बहुत ज्यादा आपको ठंडे महसूस करेंगे। प्लस ये पृष्ठ तनाव का ही खेल है। आपने देखा होगा मच्छर जो होते हैं, जो पुआल होता है, पुआल का मतलब है पैरा, इसको पानी पे डाल दो तो ऐसे तैरता है अपने आप, डूबता नहीं है। मच्छर पानी पे ऐसे बैठे हुए देखे होंगे, वो लोग डूबते नहीं है। क्यों नहीं डूबते हैं? क्योंकि उनकी वजन इतनी कम होती है कि वो उसी पृष्ठ तनाव की वजह से, पृष्ठ तनाव का मतलब टाइटनेस, पानी के लेयर पे टाइटनेस होता है, उसी टाइटनेस को, जैसे पन्नी कोई हो और पन्नी पे बैठ जाओ तो तुम्हारा कम वजन रहेगा तो पन्नी टूट जाएगा नहीं, लेकिन ज़्यादा वजन रहेगा तो पन्नी, तो हम लोग जब पानी में घुसते हैं तो वो पृष्ठ तनाव टूट जाता है, हम लोग की वजन ज़्यादा तो अंदर चले जाते हैं, फिर मच्छर बैठते हैं तब नहीं। हम लोगों ने सुना होगा कि अगर मिट्टी का तेल का छिड़काव कर दिया जाए तो मच्छर मर
जाते हैं। वो आपके मिट्टी के तेल के कारण नहीं मरते हैं, बल्कि मिट्टी का तेल डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिससे उन लोगों को तो वही याद है कि पृष्ठ तनाव होगा। जैसे मान लीजिए कि ये फर्श है, हम लोग डेली आते हैं कि नहीं आते हैं, तो हम लोग को पता है ना फर्श टाइट है, और एक दिन कोई आए अंदर से पूरा मट्टी निकाल दे और एकदम पेंटिंग करके इसे छोड़ दे पन्नी बना के, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे हाथ पैर रखेंगे तैसे कहाँ चले जाएंगे? अंदर चले जाएंगे। जैसे कि आपने लायन या टाइगर्स के शिकारी जो होते हैं वो इस तरह का शिकार करते हैं। वो लोग गड्ढा खुदवाते हैं, ऊपर लकड़ी उपड़ी पत्ता उत्ता रख देते हैं, जब बाघ उसमें जाता है उसको क्या पता, तो अंदर चला जाता है गड्ढे में, और फिर उसको जाल से पकड़ लेते हैं। तो जब हम लोग मिट्टी का तेल की छिड़काव कराते हैं नालियों पे, तो वो मिट्टी का तेल पृष्ठ तनाव को घटा देता है पानी का, और पानी का पृष्ठ तनाव जब घट जाता है तो मच्छर गलती से उसमें बैठते हैं तो डूब जाते हैं, डूबने की वजह से मर जाते हैं। मतलब वो डूबने की वजह से मरते हैं, बल्कि आपकी मिट्टी के तेल से पहले था तो पृष्ठ तनाव तेज था तो उस पर वो अटक जाते थे, बढ़िया से बैठ लेते थे, और मिट्टी का तेल डालने पे पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन आपको याद होगा जो इंक में डुबो डुबो के लिखने वाली आती थी, उसमें बीच में एक चीरा होता है, लाइन होती है, आपने कभी भी देखा होगा। इस तरह के फाउंटेन पेन जरूर देखे होंगे, और यहाँ पे बीच में एक पतली सी लाइन रहेगी, ये केसनरी का कार्य करता है। जब हम लोग इंक में डुबोते हैं तो उसी में इंक चढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा जिसका न्यून खोड़ होता है वो नली में क्या करते हैं, तो इसको दवात में पॉट्स में डुबोते हैं तो इंक किसी में क्या होता है, चढ़ जाता है। फिर लिखते हैं तो धीरे धीरे जब खत्म हो जाता है फिर डुबो देते हैं, फिर चढ़ जाता है, फिर लिखते हैं। फिर पुराने समय में आपको पता होगा कि हमारे जो फाउंटेन पेन होते थे उसमें बीच में ऐसा होता था, आपने देखा होगा, पहले वाला पेन पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, और बीच में एक पतली सी नली होती है। आज के जो ये पेन काम कर रहे हैं ग्रेविटी पे काम करते हैं, किस पे? ग्रेविटी पे। ये जो छर्रा वाला बाल पेन आता है ये गुरुत्वाकर्षण पे काम कर रहे हैं। इसको स्पेस पे ले जाके लिखोगे तब नहीं चलेगा। 3D मूवी देखियो, उसमें बताता है कि ये पेन वहाँ पे स्पेस में जाने पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे लेस हो जाती है, कम हो जाती है। और लेकिन हमारी जो पेंसिल होती है वो घर्षण पे काम करती है। पेंसिल से आप कांच पे लिखोगे नहीं लिखाएगा, लेकिन दीवार पे लिखोगे लिखाएगा। दीवार जहाँ पे घर्षण ज्यादा मिलेगा तहाँ पे पेंसिल रगड़ की वजह से अपना चिन्ह बना देता है तो लिखा जाता है ग्रेफाइट। लेकिन अगर इसी पेंसिल से यहाँ पे लिखेंगे तब नहीं लिखता है, क्योंकि यहाँ घर्षण कम मिलता है। तो पेंसिल घर्षण पे काम करता है, जबकि हमारा बाल पेन ग्रेविटेशन पे कार्य करता है, जबकि आपका फाउंटेन पेन पृष्ठ तनाव पे कार्य करता है, जो कि पहले के दवात वाले लिखा करते थे। तो ये पृष्ठ तनाव का खेल था। अगला, ठंडे पानी के अपेक्षा गर्म पानी कपड़े को आपको पता होगा कि कपड़ा साफ करते समय हम लोग जब ठंडे पानी से साफ करते हैं तो उसकी पृष्ठ तनाव ज्यादा होने की वजह से वो हमारे रेशों के बीच में नहीं घुस पाती है, क्योंकि जो गाढ़ा रहेगा वो घुस जाएगा ना नहीं, इसलिए वो अंदर की गंदगी को निकालने में उतना सक्षम। पानी को जब हम गर्म कर देते हैं तो उसकी पृष्ठ तनाव घट जाती है, मतलब ढीला हो जाता है, तो वो इस धागों के बीच बीच में गैप से ना उस गैपिंग में घुस जाता है और वहां से भी गंदगी को निकाल लेता है। यही कारण है कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी से कपड़ा साफ करने पर जल्दी और अच्छा साफ होता है, पृष्ठ तनाव घटने के कारण। आपको पता होगा गांव में जब हमारे खेत में नमी ज्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग अगर जुताई कर दें तो जुताई करने के बाद नमी जल्दी नहीं जाती। आपने यहाँ के देहात में देखा होगा जब नमी नहीं जाती तो बोलते हैं जोत दो ना, कहते खेत जोत दो जल्दी सूख जाएगा, उल्टा हो जाता है। खेत में केसनलियां होती है, आपको पता होगा मिट्टी के अंदर छोटे छोटे रेखाएं हैं, पतली पतली नली है मिट्टियों के अंदर जिसको केसनली का कार्य करती है, और उसी के थ्रू पानी अंदर जाता है। और अगर आप जुताई कर दोगे तो केसनली टूट जाएगा कि रहेगा? टूट जाएगा, जिसके वजह से अब आपका पानी अंदर नहीं जाएगा बल्कि खाली वाष्पोत्सर्जन होकर, मतलब गर्मी की वजह से ऊपर उड़ेगा। तो पहले दो तरह से उड़ता, एक ऊपर उड़ता और एक नीचे जाता, अब खाली ऊपर उड़ेगा। मतलब जब भी आपके खेत में नमी ज्यादा होती है तो आपको उसे जोतना नहीं चाहिए बल्कि वैसे रहने देना चाहिए। तो कुछ ऊपर उड़ जाएगा गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, और कुछ केसनली की वजह से नीचे चला जाएगा तो आपका खेत जल्दी सूख जाएगा। लेकिन अगर आप जुताई कर दोगे तो केसनलियां टूट जाएंगी और टूटने की वजह से आपका अब नमी जल्दी जाएगा नहीं। यही कारण है कि जब लोगों को कुछ बोना होता है तो पहले जुताई करके पीट पाट के रख देते हैं ताकि उसकी नमी ना गायब हो। उसके 1-2 दिन बाद में तब चाहे लहसुन लगाना हो, प्याज लगाना हो, गोभी लगाना हो, फिर आपको लगाते हैं। लेकिन आप भी गेहूं में आपने देखा होगा लोग जब नहीं सूखता है तो जुतवा देते हैं, फिर जुतवा तो जल्दी से सही हो जाएगा, जबकि वो उल्टा हो जाता है और ज़्यादा लेट लगेगा। क्योंकि साइंस कहती है कि केसनली टूटने के बाद में फिर आपके पानी का नीचे गिरना बंद हो जाएगा और आपकी पानी जब खाली ऊपर उड़ेगी तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होगा। तो जहाँ 4 दिन में सूखने का 5-6 दिन लगेगा। तो हम लोग को कहीं नमी बरकरार रखना है, जैसे आज नहीं बोना है, आज पानी चला दिए और बोना है 3 दिन बाद, तो आप करो क्या, पानी चलाने के बाद उसे तुरंत जो मतलब गुड़ाई कर दो, गुड़ाई करके पीट के रख दो,
तो आपकी नमी बरकरार रहेगी, जाएगी नहीं। नेक्स्ट, तौलिए के एक सिरे को जल में आपने देखा होगा जब हम बाल्टी से मेरे पानी में तौलिए को सीधे लटका दें तो जितना तौली भीग अंदर जाता है तो भीग जाता है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाला भी भीग जाता है, एक बित्ता दो बित्ता ऊपर भी भीग जाएगा। वो पानी में नहीं गया है फिर भी भीग जाता है, कैसे? पानी ऊपर चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि तौलियों के बीच आपको पता होगा धागाओं के बीच नली होती है। जब कभी तौली को बड़ी से देखोगे तो इसे धागा धागा गया होगा, उनके बीच बीच पतला पतला नाली के जैसा रहेगा, उसी से पानी ऊपर चढ़ जाता है, जिससे ऊपर का तौलिया भी भीग जाता है। मतलब आप आधे तौली को पानी में डुबा दो, आधा इसे ऊपर रख दो, तो धीरे धीरे देखोगे आधा तौली से ज्यादा भीग जाएगा ऊपर उठ के पानी का ऊपर उठना वो पृष्ठ तनाव का ही खेल है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। अगला लैंप या डिबरी आपने देखा होगा, हम लोग की मिट्टी का तेल जब नीचे बचता है तब भी आपका डिबरी जलता है। डिबरी कैसे जलता है? क्योंकि जो बाती बनाई जाती है, बाती को देखा होगा लपेट दिया जाता है, लपेटने की वजह से उनके बीच एक पतली सी नली बन जाती है और उसी नली की वजह से आपका मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ के डिबरी आपकी लगातार जलती रहती है। मिट्टी का तेल तो नीचे होता है ना और डिबरी ऊपर जलती है, तो मिट्टी का तेल नीचे से ऊपर क्यों जाता है? अपने पृष्ठ तनाव के कारण कि इस नली में ऊपर उठता चला जाता है। तो ये सब घटनाएं हमारे जीवन से रिलेटेड होती हैं। एक दो रीडिंग है उसको भी नोट कर लो ताकि आपको पता हो। कि इस नली में द्रव की ऊंचाई, यहाँ से न्यूमेरिकल रखता हूँ, पूछा जाता है कितना ऊपर तक आएगा, कितना ऊपर जाता है। अगर कोई द्रव आपके पास है, एक बीकर में रखा गया है, तो इसमें तुम केस नली डाल रहे हो और मान लेते हैं कि ये ऊपर चढ़ने वाला है, तो ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? मान लेते हैं कितना ऊंचाई चढ़ा? h, अपने लेवल से कितना ऊंचाई पे गया? h लेवल पे गया। तो h लेवल पे जाने के बाद कितनी हाइट कैसे निकाली जाती है, ये निकालने के लिए हमें एक फार्मूला मिलेगा, h इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r rho g। अब यहाँ पे क्या क्या है ये चीजें आपको जानना होगा। h क्या है? केस नली में जो चढ़ा है द्रव, केस नली में द्रव की ऊंचाई। ठीक है, आगे द्रव का पृष्ठ तनाव। थीटा क्या होता है? स्पर्श कोण। आर क्या है? केस नली की त्रिज्या। अब आर नीचे है तो बताओ त्रिज्या ज्यादा है कम? क्योंकि जितने आर कम लोगे उतने ज्यादा ऊंचाई आएगा, क्योंकि कम से भाग देने पे ज्यादा आता है, इसीलिए जितने पतला नली लोगे उतने ज्यादा चढ़ेगा। तो केस नली की त्रिज्या आपकी हो गई, और वो क्या है? द्रव का घनत्व, और जी तो आपका सबको पता है। कई बार एग्जाम में पूछा है तो अगर हम झुका दें, कितना डिग्री झुका दें? अल्फा डिग्री, तब कितना चढ़े देख ले। मान लो ये सीधा लाइन है तो आपने केस नली को इसे तिरछा लो से कितना इनमें झुका है अल्फा, तो इसे तिरछे चढ़ेगा कि नहीं इसमें? तो मान लो ये ऊंचाई जो चढ़ा तिरछा तिरछा वो ये ऊंचाई चढ़ा है, तो ये इक्वल होगा 2t cos थीटा बाई r rho g cos अल्फा। यहाँ पे अल्फा ऊर्ध्वाधर से झुका हुआ केस नली टेढ़ा करोगे तो उस समय और पानी चढ़ जाता है। टेढ़ा करने से कितनी टेढ़ा में जाता है वो निकाल सकते हो, सीधा करोगे। आपके पृष्ठ तनाव के जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट थे मैंने उसको बता दिया है। आप अपने बुक्स जो भी पब्लिकेशन कर रखे होंगे उन टॉपिकों को एक बार पढ़ डालना थोड़ा सा, और कुछ ना पढ़ पाना तो इतना तो भाई पढ़ लेना।